ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सॉइल का नेक्स्ट टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है। और जैसा कि आपको भली बात ही पता है कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देता हूं, क्यों हमें इंजीनियरिंग में वो टॉपिक पढ़ना है और क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ने की। दैट मींस मैं डायरेक्ट यूनिट का नाम लिखकर उसकी डेफिनेशन बताकर स्टार्ट नहीं करूंगा। पहले मैं टॉपिक की नीड बताऊंगा कि कहां पर हमको सिविल इंजीनियरिंग में इस टॉपिक के पढ़ने की जरूरत है और फिर उस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं और अगर ये सारे फोटोग्राफ्स आप एक साथ देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मुद्दे की बात ये है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो आप साफ साफ बोल दोगे सर जी आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो या जियोटेक पढ़ा रहे हो। मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक में डिफरेंस बताया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है। तो फाइनली घूम फिर कर कहानी हर बार एक ही चीज पर आती है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने आपके सामने हमेशा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पे और इंडेक्स प्रॉपर्टी, जब भी मैं कोई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं तो आप एक चीज नोटिस करना, मैं हर बार आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी को अलग कर देता हूं और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को अलग कर देता हूं और फिर हम धीरे धीरे करके या तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं या फिर हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। घूम फिर कर एक चीज तो आपके भेजे के अंदर आ चुकी है कि भैया अगर कोई भी सॉइल पर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उस पे जो मेनली रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, अगर सॉइल पर मुझे कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो जो मेन प्रॉपर्टीज है सॉइल की जो मुझे पता होनी चाहिए वो होती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और आज वापस से मैं आपको कोई ना कोई इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बात ये आती है कि चलो ठीक है हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं सॉइल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल केस दिखाता हूं, एक क्या तीन चार दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप देखना केस नंबर, इसको मानो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 और नीचे वाला भी 5 ही है, दोनों का सेम डायग्राम है। ये डिफरेंट केसेस कुछ मैंने आपके सामने लगा के रखे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे ये पहचानना है क्या मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, बाहर में आपको सॉइल पॉइल, मैं तो नहीं पढ़ा रहा सॉइल आपको, मैं तो इतना आपसे पूछता हूं आपको मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं ना, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा रहे हो। ये क्या है सर, ये घर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है जिसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप होंगे तो सिविल इंजीनियरिंग का काम है या नहीं है, बस इतना बता दो। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, मेनली बिल्डिंग्स तो हमें बनानी होती है और बिल्डिंग सर हमें ऐसी बनानी चाहिए कि जो हमेशा ड्यूरेबल हो, जिसमें कोई फेलियर ना हो। हम तो सॉम भी पढ़ते हैं, आर्ट्स भी पढ़ते हैं, तो हम तो डिफरेंट डिफरेंट स्टील मेंबर्स को डिजाइन करते हैं। तो ये तो फिर भी एक बिल्डिंग है सर जिसमें दिख रही है सब ब्रिक मैसनरी है या थोड़ा पीसीसी आरसीसी का स्ट्रक्चर है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो देखो देखो इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, इसमें भाई साहब क्रैक्स आ चुके हैं। आप बोलोगे हाँ सर क्रैक्स तो आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये सेकंड क्या है, सेकंड आप देख सकते हो एक अर्थ डैम है। अर्थ डैम क्या होता है, जैसे मान लो कैनाल है आपकी, तो जहां से कैनाल निकलती है तो हम कैनाल की साइड क्या करते हैं, देखो एक कैनाल का होता है एक तो बेड और दूसरी होती है उसकी साइड स्लोप। तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी कैनाल निकली होती है उसके साइड में हम लोग एक कुछ, देखो ये कैनाल है आपकी, हम कैनाल के साइड में क्या बनाते हैं, एम्बैंकमेंट। क्या बनाते हैं जी हम, एम्बैंकमेंट। मैं आपको इरिगेशन बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। और ये एम्बैंकमेंट क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इधर पानी कैनाल से निकल के इधर की साइड ना आ जाए, एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से बताओगे एम्बैंकमेंट के बारे में। एम्बैंकमेंट बहुत तरीके से बनते हैं, इसमें से एक टाइप का एम्बैंकमेंट होता है अर्थ डैम, जिसको बोला जाता है अर्थ डैम। अर्थ डैम का मतलब क्या होता है, जो कि ओनली सॉइल से बना हुआ होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बनती है। और अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ डैम कहां बनाया जाता है, देखा होगा हमने ऐसे एम्बैंकमेंट बना देते हैं ताकि कैनाल का जो पानी है वो निकल के दूसरी साइड ना आ जाए। बट इस, अब मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ये आपकी कैनाल है, क्या कैनाल इरिगेशन सिविल इंजीनियरिंग का काम है ना, हाँ सर सिविल। तो नो डाउट पहली बात तो ये कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि भैया जो मैं पढ़ा रहा हूं ना सिविल इंजीनियरिंग है। क्या कैनाल इरिगेशन पढ़ लेते हैं पूरा पूरा, कैनाल डिजाइनिंग पढ़ते हो ना, मतलब आपको इरिगेशन सब कुछ पढ़ा दिया। तो मुझे आप ये बताओ
ये जो एम्बैंकमेंट होते हैं, इस एम्बैंकमेंट को मैंने बताया कि हो सकता है आप इसको आरसीसी का बना, सॉरी पीसीसी का बना लो या और मिट्टी का बना लो। तो जो मिट्टी का एम्बैंकमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल एम्बैंकमेंट या अर्थ डैम। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको सिंपल सी चीज पूछूं तो कैनाल, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर कैनाल थी, कैनाल की साइड में आपने एम्बैंकमेंट बना दिया ताकि आपका पानी दूसरी साइड ना जाए। बट अगर आप देख सकते हो तो कैनाल का जो पानी है वो एम्बैंकमेंट में सीपेज हो रहा है, पानी परकोलेट हो रहा है, पानी इसके अंदर घुस रहा है। तो दैट मीन्स अगर आपने अर्थ डैम लिया, कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाई साहब ध्यान से सुनना, भाई साहब को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसा कि मैं अपनी यूनिट स्टार्ट कर सकता हूं तो मैं बच्चे टीचर की तरह डायरेक्ट यूनिट का नाम लिखकर उसकी डेफिनेशन बता सकता हूं, बट मैं बच्चा नहीं हूं, मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास कैनाल थी और कैनाल के साइड में हमने एम्बैंकमेंट बनाया और देखा कि यार एम्बैंकमेंट में से तो पानी लीकेज हो गया। मान लो यहां पर रोड है जहां से आपकी गाड़ी निकलती है ना, तो क्या होगा भैया, पानी तो आपके रोड पर आ जाएगा, गाड़ी आपकी स्लिप होने स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा एम्बैंकमेंट बनाना पड़ेगा कि पानी यहां से लीक ना हो। बट इस केस में पानी लीकेज हो रहा है, आप देख सकते हो यहां से इरोजन भी हो गया सॉइल का। तो पहला केस था बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग हमने बनाई थी और बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ गए, बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ गए। सेकंड केस ये था कि हमने कैनाल का एक अर्थ डैम बनाया था जिसके नीचे से भी हो सकता है, इस एम्बैंकमेंट के नीचे से भी पानी निकल जाए, और हो सकता है कि इस एम्बैंकमेंट के अंदर से भी पानी निकल जाए। ठीक है, तीसरा केस क्या है भैया, मैं अपने रिलेटिव से बात करता हूं। तो मैंने रिलेटिव से पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल? बोला यार अभी थोड़ा बहुत है ना बिजनेस डालने की कोशिश करिए। मैंने बोला क्या बिजनेस डालने की कोशिश करी आपने? तो उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ यार देखो। मैंने बोला क्या रेस्टोरेंट डाल रहे हो क्या? तो बोले नहीं रेस्टोरेंट तो नहीं डाल रहा हूँ, मतलब रेस्टोरेंट तो ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट डालना रफ लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ? बोले यार फिश फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, फिश फार्मिंग कर रहा हूं मैं। तो भाई साहब उन्होंने क्या बोला, तो मैंने बोला फिश फार्मिंग कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने बताया यार मैंने एक तालाब ले लिया है, तालाब को ले लिया है और तालाब में अब हम फिश फार्मिंग को करेंगे। ये फैक्ट है, फैक्चुअल। मैं अपनी रियलिस्टिक लाइफ से कभी भी पढ़ाना हो ना, आपको सीख दे रहा हूँ। जो फैकल्टीज मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ओके, अच्छा एग्जांपल देता हूँ अपनी, है ना, नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल से रिलेट करोगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो तालाब जब वो देखने जा रहे होंगे, मान लो उनको तालाब खुद की जमीन तो उन्हें खरीदनी नहीं है, और हो सकता है खरीद भी लें, और उनका मेन पर्पस है फिश फार्मिंग का, मछलियां पालनी है भैया। तो मछलियां पालना हमारे सिविल इंजीनियरिंग में नहीं आता, बट हल्की सी हेल्प सिविल इंजीनियरिंग उसकी कर देती है। तो मछली पालने में जब वो तालाब लेंगे और उन्हें देखा कि भैया मैंने तो तालाब में पानी डाला, मैंने तो तालाब में पानी डाला और 2 दिन के बाद पूरा का पूरा पानी सूख गया तालाब के अंदर से। सूखा नहीं होता है कि तालाब में से पानी गायब हो गया, सूखना तो इवोपरेट होता है। बोले यार मौसम भी सर्दी का है बट पानी गया कहां? वाटर लॉस। तो यहां मछली पालना हमारा कोई काम नहीं है, बट मछली पालने के लिए उन्होंने सॉइल का यूज करा है, तो वो पानी गया कहां? तीसरा भैया ये क्या है आपका? एक कुआं है। कभी आपने देखा बोरिंग देखी? बोरिंग आपने देखा होगा, हैंडपंप होते हैं या आपकी बोरिंग लगती है खेतों में, घरों में भी बोरिंग लगती है। तो बोरिंग में वो करते हैं, वो खोदते रहते हैं। वो कब तक खोदते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो कब तक उसको बोर करते रहते हैं, तो आप बोलोगे सर जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता। अच्छा, जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता, तो मैं आपसे पूछूंगा भैया कौन सी टाइप ऑफ सॉइल में पानी उनको मिल जाएगा कि वो अपनी बोरिंग को स्टॉप कर देंगे। याद रखना सिविल इंजीनियरिंग में आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें बोरिंग के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे। आपके पास गांव होंगे, कस्बे होंगे, है ना, उसमें वहां की बोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आप लोग रहोगे। तो कितनी डेप्थ तक बोरिंग गई है वो आपको पता होना चाहिए। जनरली कितनी डेप्थ तक आपके एरिया की बोरिंग जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं
भैया पानी, कुएं से पानी निकल रहा है, तो ये जो बोरिंग हम लोग करते हैं, ये बोरिंग कितनी डेप्थ तक करते हैं, किस सॉइल तक हम उस बोरिंग को रोक देंगे, किस डेप्थ तक हमें बोरिंग। आप बोलोगे पानी, हमें कैसे पता लगेगा कि पानी अब मुझको अच्छे से मिलने वाला है, मुझे कैसे पता लगेगा कि पानी अब मुझे अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है, फोर्थ केस आप देखो ध्यान से, ये वापस से क्या है, यहां पर एक नई चीज है। अगर आपने देखा हो तो यहां पर तो आपका सीपेज हो चुका है अर्थ डैम में, और अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पर आपने सीपेज, पानी का सीपेज जानते हो ना, पानी का सीपेज यहां पर आपने अवॉइड कर दिया। एक अर्थ डैम था जिसका पानी का सीपेज हो रहा था डैम के अंदर, एम्बैंकमेंट के अंदर, बट आपने कुछ ऐसा उसमें लगा दिया जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज फिल्टर, जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज फिल्टर। तो भाई साहब ये सारे केसेस हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब ये जितने भी मैंने केसेस आपको बताए, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यहां पर बिल्डिंग का फेलियर हुआ है तो वो किस कारण से हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर हो सकता है बिल्डिंग की फाउंडेशन बैठ गई हो। सर बिल्डिंग की फाउंडेशन बैठ गई हो, जब मैं बिल्डिंग की फाउंडेशन की बात करता हूं, जब मैं बिल्डिंग की फाउंडेशन की बात करता हूं, तो फाउंडेशन किस पर रेस्ट करती है, सॉइल पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर मान लो फाउंडेशन का सेटलमेंट हो गया, फाउंडेशन का सेटलमेंट हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो फाउंडेशन है ये सेटल हो रही है, फाउंडेशन है ये सेटल हो रही है, तो ये किन किन फैक्टर्स पर, अगर फाउंडेशन सॉइल की मतलब अगर फाउंडेशन आपका सेटल हो रहा है तो ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। तो एक तो आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले आ जाएगा सर बियरिंग कैपेसिटी। सर जी बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉइल पर, जब सॉइल की वो प्रॉपर्टी जो अपने ऊपर लगे हुए लोड को झेल जाती है, या सॉइल की वो प्रॉपर्टी जो लोड को रेजिस्ट करती है, उसको हम बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो अगर फाउंडेशन सेटल हुई है, आप देख सकते हो कि सर हो सकता है यहां से कोई फाउंडेशन सेटल हो गई, इस कारण बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए। आपने देखा होगा कि हमारी घरों के दीवारों में हल्के हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स क्यों आते हैं, फाउंडेशन सेटल हो जाती है, फाउंडेशन बैठ जाती है। दूसरा आप बोलोगे सर हो सकता है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक होता है कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, जिसमें से हम कॉम्पैक्शन पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखना, अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो जनरली अगर हम एक रफ लैंग्वेज में आपसे बात करें, लेवल लैंग्वेज में बात करें कि अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बैठती है तो जनरली किस पे डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे सर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी पे, सेटलमेंट पे। और भी एक प्रॉपर्टी होती है जिस पर ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो भी फेलियर हुए हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। मैं उन सारे फैक्टर्स पर बात नहीं कर रहा हूं, बट ये मैं आज एक फैक्टर की बात करूंगा, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी में आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बियरिंग कैपेसिटी आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ना मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ाने वाला हूं। आज मैं जिस फैक्टर की बात आपसे कर रहा हूं, जिन पर ये सारे के सारे फेलियर्स डिपेंड कर रहे हैं, मैं जिन फैक्टर्स की बात आपसे कर रहा हूं वो फैक्टर है एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, और उस फैक्टर का नाम है परमेबिलिटी। मेरी परमेबिलिटी पर इन सबके कि भैया पानी, अगर आपको कुएं के लिए बोरिंग करनी है, हैंडपंप लगाना है, कुछ भी करना है, तो दैट मींस ये किस पर डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पर। अगर आप ये देख रहे हो कि यहां से पानी देखो इस तरीके से इसने एरोजन कर दिया, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पर। अगर मैं इस बिल्डिंग के सेटलमेंट की बात कर रहा हूं कि बिल्डिंग आपकी सेटल हो चुकी है, तो ये बियरिंग कैपेसिटी पर तो डिपेंड करता है, साथ में परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो घूम फिर, और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे एक रिलेटिव ने मछली पालन का बिजनेस खोला,
और उसने देखा कि भैया मैं तो पानी भरवा के गया था, अच्छा सा पानी था, मछली का जो पता नहीं मछली के बीज होते क्या होता है मुझे नहीं पता, वो अपना करके गया, 2 दिन बाद पूरा का पूरा पानी चल गया। तो क्या है, अगर उन्होंने वहां की सॉइल की परमेबिलिटी को डिटरमाइन करा हुआ होगा तो वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जब वो तालाब के लिए, मछली पालन के तालाब के लिए एक जमीन खरीदने जाएंगे तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए सॉइल की परमेबिलिटी की, वरना तो वो कभी भी मछलियां ढंग से पाल नहीं पाएंगे, कोई उनको बेवकूफ बना देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जितने भी केसेस मैंने आपके सामने आज लिखे हैं, ये सारे के सारे दूसरे फैक्टर्स पे तो डिपेंड करते ही हैं, बट एक मेजर फैक्टर पे, एक मेजर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, मेरी जिस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का नाम है परमिएबिलिटी। तो दैट मींस हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परमिएबिलिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे परमिएबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन पूछूं तो आप सिंपल सी डेफिनेशन बता दोगे? सर परमिएबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है, परमिएबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस कारण पानी सॉइल के अंदर मूव करता है। परमिएबिलिटी सॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है, कॉल एक सेकंड हो यार, मेरे कॉल का बड़ा लफड़ा है लाइफ में। ठीक है जी, सॉरी। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी मैंने आपको बताई सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिस कारण पानी सॉइल के अंदर मूव कर पाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल which allows the movement of water, the movement of water in soil। जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से, सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं, सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होते हैं? वॉइड्स। सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं या वॉइड्स होते हैं। तो सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। एज यू नो सॉइल contains layers contains voids और pores। सॉइल की लेयर्स के अंदर पोर्स होते हैं, सॉइल की लेयर के अंदर पोर्स होते हैं। तो जब सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर के सारे पोर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, सॉइल की डिफरेंट, मान लो सॉइल सैंपल है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, हर एक लेयर में वॉइड्स होंगे। तो जब भी सारे वॉइड्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब एक वॉइड के ऊपर दूसरा वॉइड, दूसरा वॉइड के ऊपर तीसरा, जब भी सारे के सारे वॉइड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तब पानी का मूवमेंट सॉइल के अंदर से होता है। तो एज यू नो सॉइल लेयर कंटेन्स वॉइड्स ऑब्लिक पोर्स, एंड व्हेन पोर्स ऑफ डिफरेंट लेयर टेक प्लेस, pores of different when pores of different layer connected, when pores of different layers connected, then movement of water, then movement of water takes place। जब सॉइल के डिफरेंट पोर्स, आपने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में, हमने पढ़ा था पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है कि भैया सॉइल के वॉल्यूम में कितने वॉइड्स है। एक तो हमने पढ़ा था वॉइड रेशियो, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कंपेयर करते हैं, और एक होता है पोरोसिटी, जिसमें हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं सॉइल का और उसमें देखते हैं कितने वॉइड्स हैं, कितना सॉइल का जो वॉल्यूम है उसके अंदर वॉइड्स हैं, जिसके अंदर एयर आएगी या पानी आएगा। ठीक है, तो as you know soil layers contains voids, and when pores of different layers connected, movement of water take place, known as permeability, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा। लोग बोलते हैं कि सर आप इतना डिटेल क्यों पढ़ाते हो? अब मैं डिटेल जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर आप तो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भैया देखो, मैं 100% को खुश नहीं कर सकता हूं। जब डिटेल पढ़ाओ तो कुछ ऐसा आता है कि सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, जब डिटेल में ना पढ़ाओ तो सर आप डिटेल में तो पढ़ा, जैसे ऐसा हुआ नहीं आज तक कोई मुझे बोलते कि डिटेल में आपने नहीं पढ़ाया।
देखो यार जरूरत है, मैंने आपसे क्या बोला कि आने वाले 4-5 साल में भी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है और मेरे दिमाग में है, तो समय को तो मुझे बचाना पड़ेगा। कभी कभार समय खराब भी हो जाता है, कभी कभार मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो जब समय मिलता है तो मैं उसको 100% यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो यार ये यूटिलाइज ही कर रहा हूँ, इसमें वेस्ट टाइम नहीं है। ये आपकी इंजीनियरिंग, आप लोग बोलते हो ना सर आपसे पढ़कर मजा आ गया, वो पढ़कर मजा इसलिए आता है क्योंकि हम टॉपिक के अंदर घुसते हैं। जिस दिन टॉपिक्स को मैंने ऊपर ऊपर से निकाल लिया ना, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आने वाला बिल्कुल भी 1% का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एज यू नो सॉलिड्स के, तो मूवमेंट ओवर टेक इज नोन एज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, परमेबिलिटी अभी मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। जितनी ज्यादा सॉइल पोरस होगी, जितनी ज्यादा सॉइल की पोरोसिटी होगी, सॉइल उतनी ही ज्यादा परमेबल होगी, या उस सॉइल की उतनी ही ज्यादा परमेबिलिटी होगी। ध्यान से देखना, जो मैं समझा रहा हूं प्लीज समझ लो, और ये मत समझना सर ये आपने बस एग्जांपल दे दिया। अभी परमेबिलिटी को रिलेट करके मैं वापस इन टॉपिक्स पर आऊंगा कि कैसे परमेबिलिटी इन सबको अफेक्ट कर रही है। अभी मैं धीरे धीरे करके सब पर आ जाऊंगा कि कैसे। पहले तो मैंने आपको देखा कि हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक पर इन सब का फेलियर डिपेंड है, और उसके बाद उस टॉपिक को हमने देखा। उसके बाद जब हम इसको समझ लेंगे वापस से मैं इन टॉपिक्स पर आऊंगा और फिर मैं अपनी यूनिट को आगे लेके जाऊंगा। ऐसे थोड़ी कि डायरेक्टली बच्चों इधर लिखानी चालू कर दी फॉर्मूला, हाँ भैया ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, ऐसे नहीं यार, ऐसे अपने बस का नहीं है यार। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ सॉइल। पोरोसिटी क्या होता है? वॉइड्स। हम सॉइल के टोटल वॉल्यूम को उसके वॉइड्स है, वॉइड्स में जिसमें एयर है, पानी आती है, वॉइड्स होता है दो सॉइल पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ सॉइल। इफ porosity of soil is high, if porosity of soil is high, then permeability will also high, then permeability will also high, known as termed as highly permeable सॉइल। मतलब हाईली परमेबल सॉइल का मतलब क्या है? जिसमें पानी का अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। देखो मैंने बोला जिस सॉइल की पोरोसिटी ज्यादा होगी उस सॉइल की परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब पोरोसिटी मतलब क्या है? दैट मींस जिस सॉइल में सॉलिड्स के बीच में गैप ज्यादा होगा। पोरोसिटी का मतलब क्या हुआ? चलो मैं तो मानता हूं कि आप पोरोसिटी भी भूल गए। पोरोसिटी का मतलब है कि भाई अगर एक सॉइल सैंपल है जिनके सॉलिड्स जो होते हैं उनके बीच में अगर गैप ज्यादा है तो पोरोसिटी ज्यादा है, उनके बीच में गैप कम है तो पोरोसिटी कम है। तो अगर किसी सॉइल में पोरोसिटी ज्यादा है तो उसकी परमेबिलिटी भी ज्यादा होगी, दैट मींस उसमें से ज्यादा पानी मूव हो सकता है। और अगर मैं अपने इस कुएं की बात करूं, हैंडपंप की बात करूं या बोरिंग की बात करूं, तो मुझे इसको ऐसे सॉइल के अंदर तक बोरिंग करनी पड़ती है जिसमें से ज्यादा पानी मूव हो सके। आपने भाई साहब एक ऐसा सॉइल स्ट्रेटा ले लिया, आपने बोरिंग वहां तक रोक दी कि उस सॉइल के आसपास से नीचे से पानी तो मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो पानी आपके पास ऊपर कहां से आएगा भैया? तो कहने का मतलब क्या है? हम इस बोरिंग को वहां पर रोकेंगे जहां पर सॉइल की परमेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि परमेबिलिटी हाई होगी तभी तो पानी आराम से वहां पे इजीली मूव कर पाएगा। अगर इसको मान लो मैं एक इनपरमिएबल, अब देखो इफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज हाई, हमने क्या बोला? अगर पोरोसिटी सॉइल की हाई है तो हम सॉइल को बोलते हैं हाईली परमिएबल सॉइल। अगर इन केस सॉइल की परमिबिलिटी कम है, इफ porosity is less, then permeability will be less, अगर किसी की पोरोसिटी बहुत कम है will be less, और उसको हम बोलते हैं termed as less permeable soil, and termed as less permeable soil. If porosity is less, then the permeability will also less, and termed as less permeable soil, or
इम्परमिएबल, जिसमें बिल्कुल भी पानी, जैसे चट्टान होती है, चट्टान बिल्कुल इम्परमिएबल होती है, और इम्परमिएबल सॉइल। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि टर्म सारी की सारी मैं अपने लेक्चर्स में यूज करूंगा कि कौन सी सॉइल हाईली परमिएबल होती है और कौन सी सॉइल आपकी लेस परमिएबल होती है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आपको छोटा सा एग्जांपल, हम जनरली सॉइल में किस किस को कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर बोलो डिफरेंट टाइप, अगर मुझे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लेनी है, तो आप बोलोगे सर एक तो होती है आपकी सैंड, इधर लिख लो एग्जांपल में थोड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे की एग्जांपल की, हमारे पास एक है सैंड, दूसरा है क्ले। इनको हम बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। एक है हमारे पास सैंड और दूसरा है क्ले। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि सैंड ज्यादा, अब देखो जिसमें से पानी का ज्यादा मूवमेंट हो सकता है, तेज मूवमेंट हो सकता है, उसको तो हम बोलते हैं हाईली परमिएबल सॉइल, और जिसमें से कम मूवमेंट होगा या मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेस परमिएबल सॉइल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से, क्योंकि इन सबको समझाने के लिए मुझे आपको छोटा सा एग्जांपल देना पड़ेगा सैंड और क्ले का। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है हाईली परमिएबल कौन सी होगी, तो एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूं, एक हाथ में सैंड लो और एक हाथ में क्ले ले लो। एक हाथ में सैंड ले लो और एक हाथ में क्ले ले लो, दोनों में पानी डालो, तो आप देखना कि जो सैंड होगी ना उसमें पानी एकदम से मूव कर जाएगा, बट क्ले में पानी एकदम से मूव नहीं करेगा। क्ले में पानी एकदम से मूव नहीं कर रहा। अगर सैंड में, अगर मैं एक हाथ में सैंड लेता हूं और उसमें एकदम से पानी मूव कर गया, तो मैं सैंड को क्या बोल दूंगा जी, हाईली परमिएबल। और अगर मैं क्ले को एक हाथ में लेता हूं, क्ले को ऊपर पानी डालता हूं, तो क्ले में से पानी एकदम से नहीं निकलता है, तो क्ले को मैं क्या बोल दूंगा, लेस परमिएबल। क्ले को हम क्या बोल देंगे, लेस परमिएबल। अब कहानी है क्यों सैंड हाईली परमिएबल है और क्ले लेस परमिएबल है। तो सिंपल सी बात आपको पता है, एक सिंपल सा इनका आंसर है पार्टिकल साइज। जो बेसिस है इनका वो है आपका पार्टिकल साइज। सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लार्ज, और जब लार्ज सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच का वॉइड भी बड़ा होता है। क्ले के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, और जब छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच के जो वॉइड्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं। तो सैंड के पार्टिकल्स क्या है, मैंने क्या बोला कि जो मेन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है जिससे हमने डिसाइड करा कि विच सॉइल इज मोर परमिएबल, मैंने बोला इन कंपैरिजन टू सैंड और क्ले कौन सा परमिएबल है, तो आप बोलोगे सर सैंड ज्यादा परमिएबल है। सैंड से ज्यादा आपका पानी एकदम से मूव कर जाएगा, सैंड का पानी आपका ज्यादा एकदम से मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच का जो वॉइड होता है ना, जो उनके बीच के पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जब वॉइड्स बड़े होते हैं तो दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो पोरोसिटी ज्यादा हो गई, और पोरोसिटी ज्यादा हो गई तो सॉइल हाईली परमिएबल हो गई, और सॉइल अगर हाईली परमिएबल हो गई तो आपका पानी का मूवमेंट उसमें हो रहा है, which allows the permit of water in the soil. मूवमेंट, परमिट, कुछ भी लिख दो, परमिट का अलाउ करना है ना। तो कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि हमारी एक ऐसी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है जिस पर कुछ स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं। आप ध्यान से देखना, सारी की सारी कहानी आपको ये पता लग चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपसे सबसे पहला एग्जांपल लूं, वी क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। मुद्दा ये है, मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ा दूंगा एकदम से डार्सी लो ले लो फटाफट, इम्पॉसिबल।
व्हाई वी स्टडी परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, व्हाई वी स्टडी परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। बट एक चीज तो श्योर है, मेरी राइटिंग बहुत वाहियात है। दो चीजें मेरी बहुत वाहियात है, एक तो राइटिंग और दूसरी कैलकुलेशन। सच स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब सच स्वीकार कर लेते हो तो अगला इंसान फिर मजे नहीं ले पाता है। और मेरी राइटिंग और कैलकुलेशन बहुत वीक है भैया, अब क्या करूं यार। ठीक है, इसका रीजन बताऊं क्यों। कैलकुलेशन तो क्या, चलो छोड़िए, लंबी कहानी के बारे में बताऊं। ठीक है, व्हाई वी स्टडी परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, बताओ भैया। परमिबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग और फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? व्हाई वी स्टडी परमिबिलिटी ऑफ सॉइल? बिकॉज सेटलमेंट of building and foundation depends on the permeability। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। कैसे अफेक्ट करता है permeability of soil। सेकेंड केस देखो, ये क्या है? सीपेज, पानी परकोलेट हो गया, अंदर घुस गया, सीपेज हो गया। तो किसी भी अर्थ स्ट्रक्चर, अब सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे बोला कि ये जो एम्बैंकमेंट था, पानी चलो बात करेंगे, ये जो एम्बैंकमेंट था, ये आप पीसीसी का बना सकते थे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, या फिर आप इसको, मैंने आपको इरिगेशन में बताया हुआ है कहां पर, मैंने आपको बताया हुआ इरिगेशन में कि कहां पर हम लोग आरसीसी कैनाल यूज करते हैं और कहां पर हम लोग पीसीसी कैनाल यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था, याद है ना? बोलोगे हाँ सर यार, मैंने कुछ अर्थक्वेक वाला बताया था आपको कि जनरली कैनाल पीसीसी की होती है, आरसीसी की नहीं होती, क्योंकि आरसीसी कैनाल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और जनरली वहां पर यूज करी जाएगी जहां पर अर्थक्वेक जोन होगा, वरना जबरदस्ती का, क्योंकि कैनाल 1-2 किलोमीटर की होती, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स की होती है। सबसे बड़ी कैनाल कौन सी? इंदिरा गांधी की कितनी थी? 550 किलोमीटर थी ना, ठीक है, अब 550-600, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी तो सेकंड पॉइंट क्या है? अब सबसे पहली बात, अर्थ डैम हम क्यों बनाते हैं भाई? अगर आप कैनाल बना रहे हो तो अर्थ डैम हम क्यों यूज करेंगे? आपने क्यों पीसीसी डैम यूज, क्यों पीसीसी एम्बैंकमेंट यूज नहीं करा? सिंपल सी बात है, क्योंकि अर्थ डैम की फाउंडेशन का टेंशन नहीं होता है। पीसीसी की फाउंडेशन आपको बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यही है कि फाउंडेशन की हेडेक खत्म हो जाती है। दूसरी, लोकल सॉइल अवेलेबल होती है आपके पास, लोकल सॉइल अवेलेबल है। अब सारी कहानी देखना कि भैया जी मैंने इसको अर्थ डैम बनाया, कौन सी सॉइल से मैं बनाऊंगा, ये सब डिपेंड करेगा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पर। क्योंकि अगर आपने सॉइल की परमेबिलिटी को ध्यान नहीं रखा तो जो अर्थ डैम आप लोग बना रहे हो उसमें से पानी का सीपेज हो जाएगा। दैट मीन्स सीपेज ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ डैम, seepage of earth dam below and from seepage of water from the earth dam, from and below the earth dam depends on the permeability of seepage of water from and below the earth dam depends on the permeability of soil. थर्ड पॉइंट, ये क्या है? कुएं से पानी निकलना या कुएं के अंदर पानी आना। भाई कुएं के लिए हमने बोरिंग करी तो पास की मिट्टी से पानी उसके अंदर घुसना भी तो चाहिए भाई। अगर इस मिट्टी से, ये देखो वाटर टेबल है, अगर ये ऐसी सॉइल है, अगर इसमें से पानी मूव ही नहीं करा, समझो मेरी बात, यहां पर एक ऐसी सॉइल आ गई, यहां पर एक ऐसा इम्परमिएबल स्ट्रेटा आ गया, समझो मेरी बात, इसके अंदर तो पानी घुस ही नहीं पाएगा। तो पानी जब इसके अंदर परकोलेट करता है, इसको हम बोलते हैं यील्ड ऑफ वेल्स, यील्डिंग,
यील्ड ऑफ वेल्स, यील्ड ऑफ वेल्स का मतलब क्या है, पानी बोरिंग के अंदर परकोलेट करना चाहिए। यील्ड ऑफ वेल्स डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी, यील्ड ऑफ वेल्स डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी। ठीक है जी, और बताओ लास्ट क्या था हमारा, ये देखो ये क्या है, ड्रेनेज फिल्टर। ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, अर्थ डैम ले लो, एम्बैंकमेंट ले लो, ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में एक टर्म होती है ड्रेनेज फिल्टर। ये ड्रेनेज फिल्टर डिजाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अभी मैं आपको सब बताऊंगा ड्रेनेज फिल्टर क्या है। ड्रेनेज फिल्टर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ड्रेनेज क्या भी लिखो, डिजाइन ऑफ ड्रेनेज फिल्टर डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर, अब जैसे अभी आपको एक चीज देखना होगा, ये कौन सा सरफेस है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और इसके लिए सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट दी गई है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। क्या दी गई है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स की मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ इसमें डायग्राम को ले लिया तो उसके अंदर सब कुछ आ गया। तो अब सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो यहां से, फिर मैं आगे मूव करके आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। देख लो, कोशिश करेंगे इसको मिटाने की। यार ब्लू पेन से तो लिखना नहीं चाहिए, ब्लू पेन से को दिख ही नहीं रहा यार, ये तो बिल्कुल, चलो इस ब्लू पेन को यूज नहीं करेंगे आज के बाद, ये ब्लू पेन किसी काम का है नहीं। ठीक है भैया, लिख लिया, अब ध्यान से देखना। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी बहुत परमेबिलिटी की कहानी बताई है। अभी मैंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है कि परमेबिलिटी पर ये सारे फैक्टर्स या इन स्ट्रक्चर्स के फैक्टर्स ही डिपेंड करते हैं, ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस करी थी, ये डायग्राम्स मैंने आपको दिखाए थे। अब ध्यान से देखना, देखो जी ये क्या है यहां पर, अब ध्यान से देखना। परमेबिलिटी की कहानी आपको समझ में आ चुकी है कि बहुत से फैक्टर्स परमेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था ये सेटलमेंट। देखो अभी मैंने आपको कंसोलिडेशन नहीं पढ़ाया है। कंसोलिडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, या आप ये बोलो मैंने आपको सेटलमेंट भी नहीं पढ़ाया, इसके बाद हम लोग कंसोलिडेशन ही लेंगे। कंसोलिडेशन को पढ़ने से पहले हम परमेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसकी बात करूं सेटलमेंट की, सेटलमेंट का अगर मैं बिल्कुल रफ लैंग्वेज में आपसे बात करूं, मिट्टी का बैठ जाना। अब ये जो मिट्टी बैठती है ना, ये 3 स्टेजेस में बैठती है। फर्स्ट हम बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, सेकंड जो सेटलमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, और जो थर्ड सेटलमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। क्या बोला मैंने आपसे बोला कि इन स्ट्रक्चर का सब कुछ आपका किस पर ध्यान रहता है, किस चीज पर फोकस रहता है, परमेबिलिटी पर। सेटलमेंट भी किस पर डिपेंड है, परमेबिलिटी पर। वेरिंग कैपेसिटी पर भी है, परमेबिलिटी पर भी है, और सेटलमेंट किस पर डिपेंड है, परमेबिलिटी पर। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सेटलमेंट 3 टाइप का होता है, एक होता है इमीडिएट सेटलमेंट, एक होता है इमीडिएट सेटलमेंट जो सबसे पहले होता है कि मिट्टी पर लोड लगाया और मिट्टी आपकी बैठ गई, मिट्टी पर लोड लगाया, मिट्टी आपकी एकदम से बैठ गई, उसको बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। सेकंड होता है कंसोलिडेशन, वो टाइम के साथ होता है, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट बनेगी, और फिर उसका सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट आपको बताता हूं इमीडिएट सेटलमेंट की। विच सॉइल इज, क्या वो कहा सैंडमेंट जो मैंने बताया था, विच सैंड इज मोर परमिएबल। ध्यान से देखना, विच सॉइल इज मोर परमिएबल। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली सैंड, आपने रीजन भी दे दिया सैंड का कि सैंड क्यों परमिएबल है। तो आप ध्यान से देखना, अगर आप किसी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बना रहे हो और आपकी वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक है या ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी नीचे है, अगर वाटर टेबल हमारी ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी नीचे होगी तो ऑब्वियसली जो हमारी मिट्टी होगी वो सैचुरेटेड होगी। अब सैचुरेटेड होगी तो सैंड के अंदर पानी जब लोड लगेगा, देखो पहली बात तो कंसोलिडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर।
कहने का मतलब यह है कि अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो इमीडिएट सेटलमेंट सैंड में ज्यादा होता है, एकदम से मिट्टी सेटल हो जाएगी अगर आपकी सैंड सैचुरेटेड है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैं अपना घर बना रहा हूं और घर बनाने में मैं आइसोलेटेड फुटिंग यूज कर रहा हूं और आइसोलेटेड फुटिंग में सैंड के ऊपर ही बना रहा हूं, मेरे को दिख रहा है सैंड है और वो सैचुरेटेड भी है, तो मुझे बताइए एकदम से मिट्टी सेटल हो जाएगी। तो दैट मींस यहां पर कैसे डिपेंड करा, क्योंकि सैंड की परमेबिलिटी ज्यादा होती है और जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है उसमें इमीडिएट सेटलमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो सेटलमेंट किस पर डिपेंड कर गया, परमेबिलिटी पर। इमीडिएट सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। कंसोलिडेशन अलग क्राइटेरिया है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट जो सेटलमेंट का 3 स्टेज मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्या था, इमीडिएट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। वहीं पर दैट मींस अगर सैंड आप कह रहे हो उसके अंदर पानी प्रेजेंट रहा तो उसके अंदर इमीडिएट सेटलमेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्ले। डिफरेंशिएट हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहां से पानी ने इसको इरोजन कर दिया। ये हमने क्या बनाया था, हमने एक अर्थ डैम बनाया था। हमने क्या बनाया था भाई साहब, हमने अर्थ डैम बनाया था। अर्थ डैम बनाया तो क्या करा, पानी इसके अंदर घुस गया। आप एक लाइन देखो, इसमें एक लाइन लिखी है फ्रेटिक लाइन। ये फ्रेटिक लाइन क्या होती है, फ्रेटिक लाइन क्या होती है कि देखो अगर ये अर्थ डैम का किसी भी एम्बैंकमेंट से पानी का कांटेक्ट है तो पानी हो सकता है, अगर अर्थ डैम है तो धीरे धीरे उस डैम के अंदर घुसेगा। ये फ्रेटिक लाइन एक ऐसा, ये देखो अब पानी ऐसे कांटेक्ट में तो क्या करेगा पानी, ध्यान से देखना, पानी इस पोर्शन नहीं अलग कर लेता हूं, पानी मान लो इसके अंदर धीरे धीरे घुसा, क्योंकि पानी ये इधर वाटर है, ये इस धीरे धीरे इसके अंदर घुस जाएगा। तो क्या होता है, एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि ये बता देता है दिस लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन, कि इसने इतना पोर्शन को गीला कर दिया है या गीला कर देगा। अगर एक अर्थ डैम आप बनाते हो तो इतने पोर्शन को गीला कर देगा। और अगर ये कोई पूछे फ्रेटिक लाइन क्या होती है, तो फ्रेटिक लाइन तो ये गीला हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड पोर्शन, जो जिसमें पानी आएगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, और ऊपर वाले के अंदर ड्राई उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज फ्रेटिक लाइन, द लाइन व्हिच डिवाइड्स द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पोर्शन ऑफ अर्थ डैम। क्योंकि ऊपर से पानी नहीं आएगा, अब ध्यान से देखना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इस अर्थ डैम में ऐसी सॉइल यूज कर ली, देखो यहां पर मैं पूरा रिमूव कर दूं, यहां पर आपने अगर ऐसी सॉइल यूज कर ली जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा हुई, अगर आपने देखो ये होता है आपका अपस्ट्रीम और जहां पर पानी आ रहा होता है डाउनस्ट्रीम। तो अगर आपने सॉइल जो अर्थ एम्बैंकमेंट आपने बनाया है उसके अपस्ट्रीम में ऐसी सॉइल यूज कर ली जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, तो पानी जल्दी से डैम के अंदर घुस जाएगा और वो सॉइल को फिर धीरे धीरे करके इरोजन सॉइल का कर देगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी सॉइल की, तो दैट मींस हम अर्थ डैम को ऐसी सॉइल से बनाएंगे। देखो पहली बात तो अर्थ डैम क्यों यूज करा, सस्ता जुगाड़ होता है, सबसे पहली बात सस्ता जुगाड़ होता है, ठीक है। तो अर्थ डैम जब हम बनाएंगे तो हम स्पेशली ये ध्यान रखेंगे कि अगर अर्थ डैम हमने पानी कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया तो गलती से भी हाईली परमीबल सॉइल का आप ना बनाओ, क्योंकि हाईली परमीबल सॉइल का आपने अर्थ डैम बना दिया तो जल्दी से पानी उसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि जल्दी से पानी उसके अंदर घुस जाएगा और जल्दी से अगर पानी उसके अंदर घुस गया तो फिर वो सॉइल का इरोजन कर देगा, उसकी वजह से आपका पूरा अर्थ डैम वो डैमेज कर देगा। तो यहां पर भी सॉइल की परमेबिलिटी, दैट मींस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम वी नीड सॉइल ऑफ लोअर परमेबिलिटी, और एटलीस्ट ये जो से कोर पोर्शन होता है सेंट्रल वाला, कहने का देखो अर्थ डैम में परमिएबल भी होती है और इम्परमिएबल भी होती है, वो अलग अलग जगह यूज होती है। अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, यहां पर जो ड्रेनेज फिल्टर मैंने यूज करा ना, यहां पर आपकी परमिएबल सॉइल यूज होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसकी कहानी क्या आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि अगर अर्थ डैम, अगर आपका सैंड है और सैंड देखो फर्स्ट केस ध्यान से होता है, हड़बड़ी नहीं करेंगे, हड़बड़ी नहीं करनी है। फर्स्ट केस में हमने देखा कि फर्स्ट केस में अगर सैंड है तो सैंड में आपका इमीडिएट सेटलमेंट एकदम से हो जाएगा, क्योंकि सैंड आपकी हाईली परमेबल होती है। और यहां पर हमने देखा कि सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, सही बात है।
वहीं पर अगर क्ले होती तो क्ले में आपका इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू सैंड। ठीक है, सेकंड पर आ जाओ। अर्थ डैम बना रहे हो तो ऐसे सॉइल से बनाओगे जो कि इम्परमिएबल हो, ताकि पानी उसके अंदर ना घुसे। थर्ड, अगर मैंने मछली पालन, जिसको हम बोलते हैं फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग वैसे मेरे सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मेरे रिलेटिव ने मछली पालने का सोचा तो मैंने सोचा फिश फार्मिंग के लिए अगर आप एक तालाब ढूंढ रहे हो तो ऐसा तालाब ढूंढना जिसकी सॉइल इम्परमिएबल हो, जिसकी सॉइल इम्परमिएबल हो, क्योंकि अगर ये परमिएबल हुआ तो पानी आपने इकट्ठा कर लिया, पानी 2 दिन के अंदर जमीन के अंदर चल जाएगा, पानी 2 दिन के अंदर जमीन के अंदर चल जाएगा। क्योंकि परमिबिलिटी का मतलब ये है विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर। परमिबिलिटी इज द क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज और परमिट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो पानी एकदम से अंदर चल जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। यहां पर हम वेल डिस्चार्ज, हम बोरिंग वहां तक करेंगे। अब ध्यान से देखना, आपको पता है बोरिंग कहां तक होती है? ये बोरिंग वहां तक होती है जब आपको सैंड और ग्रेवल मिल जाता है ना। एक्चुअली सॉइल लेयर होती है ना, वो पता है कैसे होती है? जो हमारी अर्थ सरफेस है वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। परमिएबल, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिर इम्परमिएबल लेयर आ जाती है, फिर परमिएबल लेयर आ जाती है। कुछ मतलब पानी निकल जाता है। देखो ऊपर की टॉप सरफेस मान लो परमिएबल आ गई, फिर इम्परमिएबल आ गई, तो फिर हम और नीचे आते हैं कि कहां से हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। और ये बोरिंग जब आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है और जब आपको लगता है कि सैंड और ग्रेवल मुझे मिल जाता है, क्योंकि सैंड और ग्रेवल क्या होता है, हाईली परमिएबल हो जाता है। सैंड और ग्रेवल क्या होता है, हाईली परमिएबल होता है। तो हम इस बोरिंग को वहां तक खोदते हैं जहां पर हमें सैंड और ग्रेवल मिल जाता है, क्योंकि मुझे पता है सैंड और ग्रेवल तक मैंने बोरिंग करी है, सैंड और ग्रेवल हाईली परमिएबल है, तो पानी मेरी बोरिंग के अंदर आता जाएगा। पानी मेरी बोरिंग के अंदर, अगर वहीं पर बोरिंग आपने क्ले के अंदर छोड़ दी तो क्ले की परमिबिलिटी लेस होती है और पानी जितना पानी आपको चाहिए, ये बोरिंग कभी भी स्टॉप जो आप करते हो ना, ये कभी भी आप क्ले के अंदर कर दोगे ना तो क्ले के अंदर पानी आप अच्छे से निकाल ही नहीं पाओगे, मूवमेंट होगा ही नहीं। और इसी को बोलते हैं यील्डिंग ऑफ वेल। यील्डिंग ऑफ वेल में क्या बोला? परकोलेशन ऑफ वाटर इन द बोरिंग इन द वेल। जमीन से, मिट्टी से पानी वेल के अंदर जब घुसता है उसको हम बोलते हैं यील्डिंग ऑफ वेल। तो अगर आपने बोरिंग ऐसी सॉइल में कर दी जो कि इम्परमिएबल होगा तो आपको ढंग अच्छी यील्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि हमने अपने टॉपिक आने वाला ले ली। अब देखो ध्यान से, ये टॉपिक ध्यान से देखना। तो यहां पर आपने देखा, मैंने आपसे टर्म लिखी थी, डिजाइनिंग ऑफ ड्रेनेज फिल्टर डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी। देखो ध्यान से, इसको मत लिखो, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे की बात डिस्कस करें, तो यहां पर एक टर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है, डिजाइनिंग ऑफ ड्रेनेज फिल्टर। देखो जी, हम मानते हैं कि हमने यहां पर इम्परमिएबल, ये अर्थ डैम है और हमने यहां पर इम्परमिएबल सॉइल को यूज करा जिसमें से पानी नहीं घुस रहा। बट क्ले भी अगर आप यूज करोगे तो हल्का फुल्का पानी, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता क्ले बिल्कुल पानी नहीं घुसेगा, क्ले के अंदर घुसता है, कम परमिबिलिटी होती क्ले की, बट थोड़ी बहुत। तो समय के साथ क्या होता है, पानी इसके अंदर घुसता जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक सफिशिएंट, अब देखो ये हो गया आपका अपस्ट्रीम और ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम। तो अब क्या होगा भाई साहब कि ये पानी धीरे धीरे करके समय के अंदर कैनाल के अंदर घुसता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक ड्रेन प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखो ड्रेन दिख रही है, और ये ड्रेन किसकी बनी हुई होती है? ऑफ हाईली परमिएबल सॉइल। हाईली परमिएबल, अभी मैं आपको बताता हूं, परमिएबल सॉइल। क्या बोला मैंने भाई, हमने इम्परमिएबल सॉइल का अर्थ डैम बनाया, बट इम्परमिएबल में समय के साथ थोड़ा थोड़ा पानी तो घुसेगा ना। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अब देखो अगर ये ड्रेन में प्रोवाइड नहीं करूंगा तो धीरे धीरे पानी यहां तक ज्यादा जाएगा। अब देखना ध्यान से, धीरे धीरे पानी ज्यादा जाएगा और ये बैंक के, अब मान लो यहां पर मेरी रोड है, यहां पर हमारी रोड है जहां पर हमारी गाड़ियां चलती हैं, तो धीरे धीरे कैनाल से पानी क्या हो जाएगा, लीकेज होता जाएगा, सॉरी एम्बैंकमेंट से पानी
कैनाल का पानी एम्बैंकमेंट के थ्रू लीकेज होकर रोड पर आता जाएगा। मैंने आपको इरिगेशन नहीं पढ़ाई है सारी चीजें, ठीक है। अब क्या है भाई साहब, तो हम क्या करते हैं ताकि हमारा डाउन स्ट्रीम इफेक्ट ना हो, हम डाउन स्ट्रीम से पहले इसमें एक ड्रेन प्रोवाइड कर देते हैं ऑफ। अब देखो अगर अर्थ डैम है तो पूरा का पूरा मिट्टी का ही बना होगा, अगर अर्थ डैम है तो पूरा का पूरा मिट्टी का ही बना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर तो इम्परमेबल सॉइल यूज कर ली, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस थोड़ा डाउन स्ट्रीम थोड़ा सा पहले हम एक ड्रेन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो पानी इसमें, और ये ड्रेन जो होता है वो हाईली परमेबल, सो दैट मींस सैंड एंड ग्रेवल का बनाया जाता है ताकि जो भी पानी आया है हम इसको अलग निकाल दें, ताकि ये पानी इस ड्रेन की हेल्प से इस डाउन स्ट्रीम में नहीं आएगा। और ये जो ड्रेन बनता है ये हाईली परमेबल सॉइल का बनता है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से ये ड्रेन, ये क्या है, ये सब ये फ्रेटिक लाइंस हैं। फ्रेटिक लाइंस मींस कि इसके नीचे का पोर्शन पूरा का पूरा सैचुरेटेड होगा और ऊपर का पोर्शन अनसैचुरेटेड होगा। और यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रेन प्रोवाइड कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि ये फ्रेटिक लाइन जो अपनी डेवलप हुई, फ्रेटिक लाइन मींस जो पोर्शन आपके उसका नीचे का गीला हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तो फिर ये आपके इरोजन कर देगा सॉइल की। तो सॉइल का इरोजन ना हो इसलिए ये हाईली परमेबल सॉइल दैट मींस सैंड और ग्रेवल का ड्रेन प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि पानी इस पोर्शन को डैमेज ना करते हुए पानी यहां से बाहर हो जाए, और ये पाइप से बना दिया है इस तरीके से। तो आई होप मैंने आपको चीजें बता दी है, ठीक है भाई। अब क्या है, हर टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का, अगर अभी आज का मैं टॉपिक आपसे बोलूं तो मेरा आज का टॉपिक है आपका परमेबिलिटी। आज का टॉपिक क्या है मेरा, परमेबिलिटी। और मैं आपको इतना श्योर बोल रहा हूं, जितना मैंने आपको समझाया ना, ये किसी भी बुक में नहीं है। बुक में आपको बस ये मिलेगा कि इस पर अफेक्ट करती है। देखो मैं बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बुक में आपको ज्यादा से ज्यादा ये लाइन लिखी मिल जाती है कि इफेक्ट होता है, बट हमें प्रैक्टिकली भी थोड़ा समझना पड़ता है किस तरीके से ये चीजें इफेक्ट होती हैं। बुक में इन 4 लाइनों को 5 लाइनों को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है, लिख दिया हाँ अपने आप समझते रहो। और मैं मानता हूं कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा क्या हुआ, आज आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, बट मैं इतना श्योर बोलता हूं कि जब आप परमेबिलिटी पढ़ोगे ना तो आप दिल से पढ़ोगे, क्योंकि परमेबिलिटी की एक एक चीज आपको पता होगी। समझ लो मेरी बात, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करनी है परमेबिलिटी, डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। इसके लिए आपको अपने भेजे के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा जो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाए थे प्रेशर मेजरमेंट के टाइम पर। मैंने आपको जब फ्लूइड मैकेनिक्स की यूनिट पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक यूनिट में पढ़ाया था हाइड्रोलिक हेड और टोटल हेड। क्या था ये हाइड्रोलिक हेड और टोटल हेड की हम बात करें तो क्या होता है, क्या था ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो आपकी परमीबिलिटी की थ्योरी है वो दी है डार्सी ने। डार्सी ने अपनी थ्योरी में परमीबिलिटी को बताया है कि किस तरीके से आप परमीबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। बट डार्सी ने आपसे यह भी उम्मीद रखी है कि आप थोड़े बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए चलो। अगर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं होंगे तो फिर आप मेरी थ्योरी को नहीं समझ पाओ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप याद करो कि मैंने आपको कुछ प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड, एलिवेशन हेड पढ़ाया था, वो आपको ध्यान है या नहीं ध्यान है? क्या ध्यान है आपको टोटल हेड के बारे में? अगर आपसे पूछूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको टोटल हेड और हाइड्रोलिक हेड पढ़ाया था, अगर हम हेड की बात करें, ये हेड क्या होता है? सर दी फ्लूइड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ हाइट। फ्लूइड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है।
कौन कौन से, अगर मैं आपसे टोटल हेड के बारे में पूछूं, क्योंकि डार्सीज थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्योंकि अगर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टर्म आपको नहीं पता होगी ना, क्योंकि जो डार्सीज की थ्योरी है ना, दैट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और अगर हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही पता नहीं होगा तो हमको डार्सीज की थ्योरी ही पता नहीं होगी या प्रोबेबिलिटी के बारे में पता नहीं होगा। अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में बात करें तो उसके पहले आपको ये हेड का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि हेड क्या होता है। देखो जी, फ्लूइड में फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है, फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब मोशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो जब फ्लूइड एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करता है तो उसके अंदर कुछ लॉस हो सकते हैं, और इन लॉसेस को ही ये हेड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, आप देख सकते हो यहां पर एक कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1 जिसमें वाटर है, दूसरा कंटेनर है मेरे पास कंटेनर नंबर 2, और यहां पर आप देख सकते हो कि इनके बीच में हमने एक सॉइल सैंपल फंसाया हुआ है। तो अगर मैं आपसे टोटल हेड की बात करूं अगर मैं आपसे टोटल हेड की बात करूं तो अगर मैं आपसे टोटल हेड की बात करूं तो टोटल हेड का मतलब है प्रेशर हेड, जो कि प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है कि सॉइल के किसी फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर है। टोटल हेड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या होता है, प्रेशर हेड, दूसरा आपका एलिवेशन है डेटम हेड, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है, प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड, और तीसरा होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हेड। एक्चुअली आप लोग गलतियां करते हो, डार्सी की थ्योरी में वो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डायरेक्ट यूज कर लेता है। अब कुछ बच्चों को तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता होता है क्योंकि उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होती है, और मैंने भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में हेड के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर मेरी इच्छा हो तो मैं आपको ये नहीं बताऊं, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यूज करो, बट मुझे पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने कब पढ़ी होगी, आप हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भूल गए हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा हेड का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, ताकि जब अगर हम अपना दिल से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर ढंग से पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगता है एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है कि हम एनर्जी को, फ्लूइड की एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हेड मींस हाइट, हाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है पीजोमीटर। क्या नाम है इसका? पीजोमीटर, मतलब एक पाइप जैसा। देखो ध्यान से देखना, यहां पर कंटेनर नंबर 1 आपने देखा, यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, हम वाटर लेते हैं। तो हमने क्या करा, ये जो सॉइल सैंपल है ना, सॉइल सैंपल के सेंटर से, देखो सॉइल सैंपल का सेंटर, सॉइल सैंपल का सेंटर, सॉइल मैं ढंग से बनाऊंगा, मेरे पास सुविधा है तो मैं ढंग से बनाऊंगा। देखो ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये देखो हमने क्या करा, सॉइल मास का, जो भी सॉइल का मास है, मान लो इस सॉइल का एरिया यहां पर ए है और इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, हमने अलग अलग जगह पर क्या करा, पीजोमीटर को कनेक्ट करा। ये होता है पीजोमीटर, पाइप जैसा होता है। इस पीजोमीटर में क्या होगा, पानी भर जाएगा। इस पीजोमीटर में क्या होगा, पानी आपका भर जाएगा। अब अगर आप देख सकते हो तो ये वाला पीजोमीटर हमने पॉइंट, देखो अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ये वाला पीजोमीटर हमने पॉइंट नंबर, देखो मैं इसके सेंटर से लेके आऊंगा, ये देखो ये सॉइल सैंपल का सेंटर है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट नंबर 3 है, ये भी इसके सेंटर का पीजोमीटर है। मतलब हमने 1 2 3 पॉइंट्स पे पीजोमीटर कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये लाइन मैंने आपसे लिखी थी, देखो इस सेम लेवल पे पीजोमीटर कनेक्टेड है, इस 2 पे पीजोमीटर कनेक्टेड है, और इस सेम नंबर 3 पॉइंट पे पीजोमीटर कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीजोमीटर 1 और पीजोमीटर 2 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है। दिखाऊं कैसे? ध्यान से देखना। अगर आप पीजोमीटर 1 को देखोगे, देखो पीजोमीटर 1 में जो पानी गया है इसकी हाइट h1 यहां तक है। अब ध्यान से देखो,
मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, यहां से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो पीजोमीटर 2 में आपका ये पानी का हेड है, पानी का जो हेड है ये आपका थोड़ा सा कम हो गया। क्यों हो गया? सिंपल सी बात है, सॉइल है तो सॉइल में तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी ना। और ये जो भाई साहब हेड का डिफरेंस है, यहां पर h1 हाइट थी, यहां पर देखो h2 हाइट है, और आप देख सकते हो कि इनके दोनों के बीच में हेड का डिफरेंस है। इस हेड को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड। और सिंपल सी बात है, जब पानी सॉइल सैंपल के, देखो सॉइल सैंपल परमेबल हो या हाईली परमेबल हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं अगर मान लो मैं पाइप फ्लो से कंटेनर के फ्लो से सॉइल के अंदर से फ्लो कंपैरिजन करूंगा, अगर मैं पाइप फ्लो से सॉइल का कंपैरिजन करूंगा, तो ये श्योर है कि सॉइल में तो भैया सॉलिड्स भी होते हैं, तो फ्लो उतना नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जब पानी यहां से जाएगा इस जगह, तो सॉइल के चक्कर में पानी का लॉस हो जाएगा। और ये देखो, और अगर आप देख सकते हो जो इसमें हाइट है, अब आप बोलोगे सर ये जो हाइट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पानी यहां से भरा है, यहां से लेके आता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर हेड। और हमने इन सारे हेड को देखो एक डेटम, देखो जी हमने यहां पर सॉइल सैंपल का सेंटर लिया, तो इसको हम क्या डालते हैं? डेटम लाइन। और इसके रिस्पेक्ट में जो हेड आता है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन हेड। आप देख सकते, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देख सकते हो, तो यहां पानी का और यहां पर पानी के दोनों के हेड में जो पानी का राइज हुआ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जब सॉइल सैंपल में से पानी का ट्रेवल हुआ, मूवमेंट हुआ, तो ऑब्वियसली सॉइल सैंपल में से पानी की वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी रिड्यूस होगी, और दोनों हाइट में जो डिफरेंस है वही आपका वेलोसिटी हेड होता है। तो आपको थोड़ा बहुत याद आ गया, ठीक है। तो डार्सीज थ्योरी ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू डार्सी, इसको मैं मिटा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डार्सी velocity is directly proportional to the hydraulic gradient of soil sample between any two points। नहीं समझ में आया? यहां पर मैंने अगर हेड का कंपैरिजन करा है, अगर मैंने यहां पर आपके सामने हेड का कंपैरिजन करा है, तो यहां पर मैंने दो पॉइंट ना 1 और 2 को कंपेयर करा, आप चाहो तो 2 और 3 को भी कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप देख सकते हो तो दो पॉइंट को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर हो रहा है हेड लॉस, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर h1 हाइट ज्यादा थी, यहां पर h2 हाइट फिर कम हो गई। और अगर आप h2 को, अब ध्यान से दिखाता हूं आपको, अगर आप h2 को कंपेयर करते हो h3 से, तो देखो h3 है, यहां पर भी हेड का लॉस हो गया, यहां पर भी हेड का लॉस हो गया। तो ये जो टोटल हेड का लॉस होता है ना, अब देखो अगर हम पॉइंट नंबर, हमने ये जो पीजोमीटर लगाया था इस पॉइंट नंबर 3 के रिस्पेक्ट में लगाया था, ये जो पीजोमीटर लगाया था पॉइंट नंबर 2 के रिस्पेक्ट में लगाया था, और ये जो पीजोमीटर हमने लगाया था पॉइंट नंबर 1 के रिस्पेक्ट में लगाया था। मैं इस सॉइल सैंपल की लेंथ को मान लेता हूं L, तो अगर आप देखोगे तो सॉइल सैंपल की लेंथ जब पॉइंट नंबर 1 से मैं पॉइंट नंबर 3 पे गया, तो मेरे हेड का लॉस हो गया अक्रॉस द लेंथ L। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको तो मैं करता हूं रिमूव। तो दैट मींस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट represented by I is equals to difference or loss of head। और आप बोलोगे लॉस क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, सॉइल में से वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी ना। अगर पाइप फ्लो को मैं किसी सॉइल से कनेक्ट कर दूंगा, तो ऑब्वियसली उनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, और वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा तो उसी लॉस को हम लोग वेलोसिटी हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Hydraulic gradient is the difference or loss of head between any two points, एंटी और एग्जिट हो सकता है, लिख लो एंटी और एग्जिट,
बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लिखो एंटर एग्जिट डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। और आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू होता है डेल H अपॉन L। और डार्सी ने इसी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को यूज करा था। एंड अकॉर्डिंग टू डार्सी, और ये भी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू डार्सी वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे कि ये जो वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का रिलेशनशिप किसने दिया था, ये जो वेलोसिटी और इनका जो रिलेशनशिप जिसने दिया था वो कौन था भाई साहब, डार्सी। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को मैं हटाता हूं, क्वेश्चन का देखिए अकॉर्डिंग टू व्हिच साइंटिस्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, किसने दिया था, डार्सी ने दिया था। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम लोग हटाते हैं तो हमको मिलता है भाई, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा देते तो हमको मिलता है कांस्टेंट, और हमको मिलता है अपना कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ परमेबिलिटी या कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। दैट मींस अकॉर्डिंग टू डार्सी उसने बोला कि जो वेलोसिटी अभी क्या है, सीपेज वेलोसिटी, सीपेज पानी सॉइल के अंदर वेलोसिटी है, सीपेज वेलोसिटी इन सॉइल आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया आपको मिल गया K which is equal to coefficient of permeability, coefficient of permeability। आप इसको लिखो यहां से, फिर मैं आगे कहानी अभी डायग्राम को पूरा बनाऊं जितना मैंने आपके सामने बना के दिखाया हुआ है। पूरा लिखो A to Z। ठीक है जी, लिख लिया। अब ध्यान से देखना, आपसे वो इस कोएफिशिएंट, देखो जी मैं आपको चीज बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस के केस में क्या होता है कि जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कन्वेंशनल, परमेबिलिटी से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। परमेबिलिटी देखो, हमने इफेक्टिव स्ट्रेस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कर लिए इफेक्टिव स्ट्रेसेस के। परमेबिलिटी के केस में बहुत से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो मैं आपको बताता हूं जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है ना सॉइल में, देखो आपको एक बात बताता हूं, सॉइल में अगर मैं आपको बताऊं कि सॉइल में मुझे कितने लेक्चर्स लगने वाले हैं तो अराउंड 70 to 80 लेक्चर्स मुझे सॉइल में लगेंगे, अराउंड 80 लेक्चर्स, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि हाँ सॉइल अच्छे से कवर होगा। और ये तो मैं आपको दोस्तों अभी ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, आप इस वक्त कन्वेंशनल पढ़ा रहा होता तो मुझे कितना ऊपर ले, कन्वेंशनल की अगर सॉइल मैकेनिक्स ढंग से पढ़ानी है तो अराउंड आपको 140 लेक्चर्स मिनिमम चाहिए, जो कन्वेंशनल के क्वेश्चन भी कराने होते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव इतने जा रहे हैं आपके। एनीवेज जो भी है, मैंने आपसे क्या बोला, मैं एक बार पढ़ाऊंगा और ये सब्जेक्ट आपको सालों साल तक काम आएगा। कोई भी एग्जाम होगा ये सब्जेक्ट आपको काम आएगा, और मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि एक बार मेरे सब्जेक्ट खत्म होने दो, मैं आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन निकाल के दिखा दूंगा। एक बार मेरा सब्जेक्ट खत्म होने दो, टाइम लग रहा है आई नो। अब देखो दो चीजें हैं, या तो आप ये बोलो कि सर आपसे पढ़ना है तो फिर टाइम लगेगा क्योंकि मैं तो डिटेल में लेके जाता हूँ, ये सब्जेक्ट किसी और से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी पढ़ा देगा आपको, बट मुझसे पढ़ना है तो टाइम लगेगा। आई नो आप थोड़े नाराज भी होते हो कि सर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो पढ़ाने के लिए, बट मैं क्या करूं, डिटेल में नहीं पढ़ाऊं। आप ये देखना कि इसी लेक्चर को लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली, ये नहीं तो टाइम लगता है यार, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। ठीक है आगे चलते हैं। अब क्या करेगा वो, आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को वो पकड़ लेगा। भाई आपको सारी कहानी पता लगी कि भाई क्या होता है कि डार्सी ने बोला कि अगर आपको सीपेज वेलोसिटी चाहिए इन सॉइल तो मेरा कॉन्सेप्ट यूज करो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में हेड का लॉस विद रिस्पेक्ट टू जो भी दो पॉइंट के बीच की लेंथ थी। ठीक, अब जैसे ही आपके पास सीपेज वेलोसिटी आ गई, आपको मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो आप सॉइल में से डिस्चार्ज भी डिटरमाइन कर सकते हो। डिस्चार्ज इन सॉइल अगर मैं आपसे पूछूं तो डिस्चार्ज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q
इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, और आप वेलोसिटी क्या रख दोगे के आई, तो दैट मींस ए इनटू के इनटू आई, तो दैट मींस वो आपसे अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिस्चार्ज फ्रॉम सॉइल, डिस्चार्ज इन द सॉइल, डिस्चार्ज इन द सॉइल। वो आपसे डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछ लेगा कि सॉइल में से डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज टू के आई ए। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेरे लेक्चर में जितने भी येलो बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस में बनाता हूं ना, या जो भी कलर के बॉक्स, जो चीज बॉक्स में चल गई क्वेश्चन वहां से निकल कर आएगा, ध्यान रखना। जो चीज बॉक्स के अंदर चल गई ना, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं इसी बॉक्स से मैं आपको क्वेश्चन निकाल कर दिखा दूंगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं हर जगह बॉक्स मारता हूं, अगर आप देखो तो एक बॉक्स यहां मारा है और कुछ बॉक्स यहां मारे हैं, इसके अलावा मैंने ये इस पे बॉक्स मारा है, ठीक है, देखो यहां मारा है, इन पे नहीं मारा, तो ये मत सोचना कि मैं हर जगह बॉक्स मारता हूं, ठीक है, देखो इन पे भी नहीं मारना, जो इंपॉर्टेंट है बॉक्स उस पे मार दो, ठीक है। अब तो भाई क्या करेगा एग्जामिनर, वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को पकड़ लेगा। सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, के, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पकड़ लेगा, और सबसे पहले वो पूछेगा आपसे इसकी यूनिट्स। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जनरली एक्सप्रेस होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, mm पर सेकेंड, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर डे। और आप बिलीव करो मेरी बात है भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इनकी यूनिट से भी। वो आपसे यूनिट पूछ लेगा कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट कितनी होती है, यूनिट क्या क्या होती है, ठीक है। और क्या पकड़ेगा वो पकड़ेगा इसकी डेफिनेशन। किस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को, हाउ कैन वी डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हाउ कैन वी डिफाइन कोफिशिएंट, इसकी डेफिनेशन भी पूछेगा ऑफ परमेबिलिटी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो हमें इतना पता है अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ V इज इक्वल्स टू के आई। अगर मैं आपसे बोलूं कि हम एक ऐसा सॉइल सैंपल लेते हैं जिसका I आपका 1 हो जाए, आप सर समझ में नहीं आई बात, मैं आपको बता देता हूं। I क्या होता है, डेल H बाय L। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, दैट मींस जो हेड लॉस हुआ है, जो लेंथ ऑफ सैंपल है, अगर ये दोनों इक्वल होगी तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपका 1। जैसे ही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 बना, आपका यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू K। अब हमको किसको डिफाइन करना है, अब हमको डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को। तो आप ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वेलोसिटी के इक्वल हो गई। तो कहने का मतलब ये है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि देखो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वेलोसिटी के इक्वल होगी, कब हुई, जब आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 के इक्वल हुआ। इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द सॉइल फॉर द यूनिट हाइड्रोलिक, यूनिट मतलब 1 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। It is defined as the velocity of flow in the soil for the unique hydraulic gradient। और ये भी गया भाई साहब आपके बॉक्स में, ये डेफिनेशन वो आपसे पक्का पूछ लेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या होता है कि जैसा कि आपको आज के लेक्चर में ये पता लग चुका होगा कि डिफरेंट सॉइल की डिफरेंट परमेबिलिटी होती है। तो डिफरेंट सॉइल की डिफरेंट परमेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, value of permeability for different soils। हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग, इन ऑब्वियसली आपसे अगर मैं बोलूं कि सैंड ज्यादा परमेएबल है क्ले, आप बोलोगे सैंड, तो सैंड की परमेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेवल ज्यादा परमेएबल है या सैंड,
आप बोलोगे ग्रेवल, सर ग्रेवल के जो वॉइस होते हैं वो और बड़े होते हैं। तो आपसे सब सॉइल की, देखो यहां पर लिखूंगा मैं सॉइल, मैं आपका चार्ट बना देता हूं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। यहां पर लिखिए मैंने आपके सामने सॉइल, यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा इनकी वैल्यू, और यहां पर मैं लिखूंगा कि इनकी ड्रेनेज कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। सॉइल एक चार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सेकंड हम लिखेंगे परमेबिलिटी कोएफिशिएंट, परमेबिलिटी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इन, अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की 3 यूनिट यूज कर सकते हैं, mm पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर डे। बट मैं जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू बता रहा हूं वो मैं आपको mm पर सेकंड में बता रहा हूं। किसमें बता रहा हूं? mm पर सेकंड। और ड्रेनेज कंडीशन मतलब पानी का ड्रेन हो जाना, पानी का बह जाना, ड्रेनेज कंडीशन, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि जो पोर्स सॉइल होती है, दैट मींस जो मोटी सॉइल होती है वो ज्यादा परमेएबल होती है, और सबसे ज्यादा जो परमेएबल सॉइल पोर्स सॉइल मेरे पास है वो क्या है आपके पास? ग्रेवल। क्या है आपके पास? ग्रेवल। इसकी जो परमेबिलिटी होती है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10 की पावर 1 टू 10 की पावर 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रेनेज मतलब पानी कैसे बह जाएगा, सबसे बढ़िया ड्रेनेज है, सबसे बढ़िया, दैट मींस ग्रेवल की परमेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा, चल तो रहा है ना मतलब भाई साहब, मैं पागलों की तरह पढ़ा रहा हूं, ये चल रहा है। ग्रेवल की आपकी सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होती है। नेक्स्ट आती है सैंड। बट सैंड के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सैंड आपकी कोर्स भी होती है, फाइन भी होती है और मीडियम भी होती है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं किसके लिए? कोर्स सैंड के लिए, क्योंकि सैंड भी 3 टाइप की मैंने आपको बताएंगे, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड, ठीक है। तो सेकंड आ गया आपका फॉर कोर्स एंड मीडियम सैंड, फॉर कोर्स एंड मीडियम सैंड। अब आपको बता देता हूं, एग्जाम में ये डायरेक्ट वैल्यूज पूछी जाती हैं, सॉइल को मजाक मत समझना। 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर 1, और इसकी भी ड्रेनेज कंडीशन गुड मानी जाती है, ठीक है। थर्ड आई हमारे पास फाइन सैंड, इसके मैं लाइन लिख देता हूं। आपको जितनी भी सॉइल्स हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको सारी की सारी वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -2, और आप इसको एवरेज मान सकते हो, एवरेज मान, इसको हम लूज सेट भी आप इसमें ले सकते हो, लूज सेट, ठीक है जी। अभी मैं इनको बना ही देता हूं यार, बार बार बनाने से अच्छा एक बार बना ही खत्म करो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा, देखो यहां पर मैंने सिल्ट जो आपके लिए कौन सी लिए? लूज सिल्ट। अब मैं ले रहा हूं डेंस सिल्ट, और हम ले सकते हैं लूज क्ले ले सकते हैं, या क्ले सिल्ट ले लेते हैं। एंड देखो क्ले सिल्ट और सिल्टी क्ले में फर्क है, एंड क्ले सिल्ट, डेंस सिल्ट एंड क्ले सिल्ट, एक एक वैल्यू आपको याद रहेगी, 10 की पावर -5 से लेके 10 की पावर -4। आप बिलीव करो कि गेट जैसे एग्जाम में भी ये वैल्यू आपकी आ सकती है, और ये होती है पुअर, गेट में भी वो आपसे पूछ सकता है। और लास्ट में आती है हमारी क्ले, क्या आती है लास्ट में? हमारी क्ले, जिसकी सबसे ज्यादा बेकार होती है, कितनी? 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -5, वेरी पुअर। इसको एंड सिल्टी क्ले पे जो है, सिल्टी क्ले। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका बनता है 6 स्टार। कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे इसमें, वो कुछ भी पूछ लेगा, ध्यान से रख लेना। लिखो इसको, हमने कहां से स्टार्ट करा था? मेरे ख्याल से हाँ, यहां तक हम आ चुके थे ना। लिखो इसको पूरा का पूरा, एक भी पॉइंट मत छोड़ देना भाई साहब, एक भी पॉइंट छोड़ोगे तो दिक्कत आपको ही नहीं है, मुझे क्या, मैं तो मजे मारूंगा आपने। मैंने आपको जैसे बोला ना यार, मुझे तो चाहिए था, मैं ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ मिल गया, बट मुझे जो मिला ना मैं उसमें फुल संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप पढ़ो यार, है ना।
पढ़ना पड़ेगा भैया। अच्छी नौकरी करो यार, सरकारी नौकरी की बात अलग होती है, आप समझो मेरी बात को, सरकारी नौकरी बढ़िया होती है। देखो जॉब सब अच्छी है, मैं कभी प्राइवेट जॉब की बुराई नहीं करता, बट मैं जैसा इंसान, देखो प्राइवेट जॉब भी अच्छी, सरकारी जॉब भी अच्छी। मैं तो आदमी जो काम करता है, कोई चाय बनाता है तो मैं तो बोलता हूँ चाय भी अच्छा, कोई कचौड़ी बना रहा है तो मैं तो बोलता हूँ कचौड़ी भी अच्छा, कोई पोहे बेच रहा है तो मैं तो बोलता हूँ पोहे भी अच्छे। बट मुझको सरकारी नौकरी, ये मेरा व्यू है कि मुझे सरकारी जॉब अच्छी लगती है। दूसरे को बिजनेस अच्छा लगता है तो उसके लिए बिजनेस अच्छा, दूसरे को नेतागिरी अच्छी लगती है तो उसके लिए नेतागिरी अच्छी। हमको क्या अच्छा लगता है भैया, मुझे तो सरकारी जॉब अच्छी लगती है। आप बनो, आप सरकारी बनो तो मैं भी अपने बुढ़ापे में बोल पाऊंगा ना कि यार मैंने 3-4 हजार लोगों को सरकारी बना दिया। जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं भी तो बोल सकूंगा ना कि यार भाई साहब को पता है मैंने इंडिया के अंदर 3-4 हजार लोगों को सरकारी बना दिया। उसकी फीलिंग ही फिर अलग ही होगी। ठीक है, इसको लिखो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखो। लिख लिया होगा। अब लास्ट में जाते आते आपको एक ज्ञान और दे देता हूं, अभी खत्म करते हैं, आज बहुत हो गया आज का लेक्चर। देखो जेई लेवल पे तो शायद मुझे नहीं लगता इसको पूछिएगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक पढ़ाने से पहले कभी भी क्वेश्चन नहीं देखता हूं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन देख लूंगा तो मेरा दिमाग वहीं बैठ जाएगा और कल को नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो फिर मैं आपको नया क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो आपसे वो लास्ट में पूछ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कुछ फैक्टर्स पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे मैं सबसे पहले आपके सामने लिखूं वॉइड रेशियो ऊपर कोएफिशिएंट, ऑब्वियसली सारा खेल तो वॉइड रेशियो का ही है। और पार्टिकल साइज पे कर सकता है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, वाटर इम्प्यूरिटीज, ठीक है। एड्सॉर्ब्ड वाटर, आपको एड्सॉर्ब वाटर याद है ना, जब मैं आपको क्ले पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एड्सॉर्ब वाटर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, बोलो आप पढ़ाया था। ठीक है, एड्सॉर्ब, अब मैं बार बार हर चीज रिपीट नहीं करूंगा, वाटर, और लास्ट में वाटर इम्प्यूरिटीज। तो इन सारे फैक्टर्स पर आपका ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर की समाप्ति करता हूं। अच्छे से पढ़ाई करो यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा भी नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, सबका नाम रोशन करो यार। तुम सरकारी बनोगे तभी नाम रोशन होगा, वरना नहीं होगा, वरना तो क्या फायदा फिर।